नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है कि गोदी मीडिया से हटकर एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाए और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी संभव हो भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, आप सब जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से अमेरिका में ज़बरदस्त उथल पुथल मची हुई है। एक पुलिस अफसर ने एक काले व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके बाद से अमेरिकी समाज में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है, नाराज़गी है और वो प्रोटेस्ट के ज़रिए इसको जाहिर भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका में ही ये सब हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं या इस घटना को लेकर गुस्सा है, बल्कि पूरी दुनिया में भी इसकी हनक सुनी जा सकती है, इसकी गूंज सुनी जा सकती है। जैसे एथेंस में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास पर पेट्रोल बम फेंका है प्रदर्शन करने के दौरान। तो कहीं कहीं हिंसा भी हो रही है और उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब ये सोचिए कि अगर ये कोरोना के संक्रमण का समय नहीं होता और जगह जगह लॉकडाउन वाली स्थिति ना होती तो ये प्रदर्शन किस पैमाने पर पूरी दुनिया में हो रहे होते। तो कोरोना के कारण फिर भी नियंत्रित हैं, लेकिन फिर भी इसकी धमक चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। इस बर्बरता को लेकर हिंदुस्तान में भी बेचैनी है, आक्रोश है, गुस्सा है और वो कहीं कहीं मीडिया में दिख रहा है, सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर। मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीज़ों को अवॉइड करता है। वो देखता है कि सहूलियत क्या है सत्ता प्रतिष्ठान की, उसके हिसाब से अपनी लाइन तय करता है। तो हिंदुस्तान में भी ये बेचैनी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बेचैनी सचमुच की है या कोई ढोंग है, कोई पाखंड है? क्योंकि हम अपने समाज में ही जो रंग भेद व्याप्त है, जो नस्लवाद व्याप्त है और जो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो चुप रहते हैं, उनके खिलाफ वैसा विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं जैसे अमेरिका में लगातार होते रहते हैं। ये कोई पहला प्रदर्शन नहीं है, बिल्कुल लगातार 100-125 साल से लगातार वहाँ हो रहे हैं। 300 साल की गुलामी है, लेकिन 150-200 साल से लगातार इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह के नहीं होते। अब ये तो हम भी जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में चमड़ी के रंग को लेकर भेदभाव की घटनाएँ एक तरह से रोज़मर्रे की बात है। समाज का बड़ा हिस्सा गोरे रंग से प्रेम करता है और काले रंग को लेकर उसके अंदर बहुत गहरी घृणा बैठी हुई है। हम रंग के आधार पर लोगों का चरित्र तय कर देते हैं, यानी अगर गोरा है तो वो अच्छा होगा, काला है तो ख़राब होगा। अब कुछ समय पहले बीजेपी के सांसद हैं तरुण विजय, उन्होंने एक चैनल पर काले लोगों पर ऐसी ही एक टिप्पणी कर दी थी जिसके बाद से उनकी काफ़ी लानत मलामत हुई थी, देश भर में उनकी भर्त्सना हुई थी और बाद में उनको खेद प्रकट करना पड़ा था, सफाई देनी पड़ी थी कि उन्होंने जो कहा है वो ठीक से नहीं कहा है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा था कि अगर हम काले लोगों से घृणा करते तो हम दक्षिण के लोगों के साथ क्यों रहते। अब इसमें दो चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। एक तो वो कि वो दक्षिण भारतीय जितने भी लोग हैं सबको काला ही मानते हैं, तो ये उनकी जानकारी और समझ का अभाव बताता है। और दूसरी बात ये कि इससे उनका श्रेष्ठता बोध झलकता है कि हम गोरे हैं फिर भी हम कालों के साथ रह रहे हैं। तो ये दोनों स्तरों पर उनकी खूब निंदा हुई थी और उसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा था। दरअसल रंग भेद जो है वो हमारे दिमागों में और हमारे संस्कारों में जड़ें जमाए बैठा है। ये हकीकत है हमारे भारतीय समाज की, और हमारे धर्म, हमारे शास्त्र सब गोरे रंगों की महिमा का गान करते हैं, गोरे को रंग को बेहतर बताते हैं। उनमें आप जितने भी किस्से कहानियाँ पढ़ेंगे उसमें ये पाएंगे कि ज़्यादातर में 90-95% में कि गोरे रंग के लोग सज्जन होते हैं, जबकि काले रंग के लोग बदचरित्र होते हैं, दास दासी होते हैं, दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, दानव होते हैं। तो जो भी इस तरह की कैटेगरी के होंगे उनको काले रंग का रखा जाएगा और बाकी गौर वर्ण हो जाएंगे। आर्य की बात करते हैं और आर्य एक नस्ल है और उसके भी गोरेपन की, उसको गौर वर्ण का ही माना जाता है। आज भी अगर किसी काले रंग के व्यक्ति को तुरंत रावण कह दिया जाता है तो कोई उसको अन्यथा नहीं लेता है, यानी काला है तो रावण ही होगा, रावण है तो दुष्चरित्र ही होगा और वो उसको दुष्चरित्रता से जोड़ दिया जाता है। हमारी बहुत सारी कथा कहानियों को आप देखेंगे, बड़े बड़े लेखकों और कवियों की रचनाओं को देखेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि इस तरह का बायस्ड
नरेटिव उसमें चलता रहता है, जिसमें काले गोरे को उन्होंने बांट के रखा होता है। हमारे जो टीवी धारावाहिक हैं या फिल्में हैं, उनमें अक्सर अपराधियों को काले रंग का दिखाया जाता है और नायक नायिकाओं को गोरे रंग का। इससे रंगों के प्रति हमारा जो पूर्वाग्रह है, जो हमारा सोच है, वो साफ साफ नज़र आता है। इसी तरह से हमारे समाज में काले रंग को भी अशुभ से जोड़ दिया गया है। हम लोग कहते हैं काली तारीख, काला दिन, काला वर्ष, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी काला खराब होता है और वो खराब अर्थों में प्रयुक्त होता है। हालांकि कृष्ण काले थे, श्याम वर्ण के थे और हिंदू उन्हें भगवान मानकर भी पूजते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उनके घर में काली संतान पैदा हो, काली औलाद पैदा हो, इसलिए हमेशा वो काले रंग से बचते हैं। अब हमारे देश में काले रंग के लड़के लड़कियों की शादियां भी बड़ी मुश्किल से होती, ये भी हम सब जानते हैं। अखबारों में छपने वाले जो वैवाहिक विज्ञापन हैं, अगर उनका पोस्टमार्टम करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर लड़के लड़की को गोरे रंग के अपना पति या पत्नी चाहिए। वो उसमें प्रेम नहीं ढूंढते, उसमें और दूसरे गुण नहीं देखते आमतौर पर, इसको ज़रा ज़्यादा जोर देते हैं। यही वजह कि हमारे स्त्री पुरुषों में गोरेपन की ज़बरदस्त चाहत है, हर कोई गोरा बनना चाहता है और इसी वजह से हमारे यहाँ गोरा बनाने की जो क्रीम है उनकी बड़ी डिमांड होती है, वो बहुत बिकती हैं। जो गोरे नहीं होते या क्रीम लगाकर गोरे नहीं बन पाते हैं, वो अंदर से कुंठित हो जाते हैं, हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें समाज में वैसा सम्मान भी नहीं मिलता। कई बार तो तमाम गुणों के बावजूद काले आदमी पीछे रह जाते हैं और गोरा बाजी मार ले जाता है। कई लोग सिर्फ काले रंग की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ी होंगी जिसमें एक काली स्त्री ने, लड़की ने केवल इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो काली थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी, या उसके साथ स्कूल कॉलेज या कहीं भेदभाव किया गया था। अब ये काले रंग की जो हमारी घृणा है, जिसकी वजह से हम काले लोग अक्सर हिंसा के शिकार भी होते हैं, ये हमने और भी जगहों पर देखा है। जैसे पिछले साल ही ग्रेटर नोएडा में एक काले अफ्रीकी व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया था। ये हमारे समाज में जो काले रंग को लेकर घृणा है, नफ़रत है, हिंसा का भाव है, वो निकल के आता है। वो नाइजीरियाई छात्र था और चूँकि इस तरह की घटनाएं और भी दिल्ली में और दूसरे शहरों में मिलेंगी आपको कि जो अफ्रीकी स्टूडेंट्स, छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके साथ इसी तरह से भेदभाव, नफ़रत और हिंसा का व्यवहार किया जाता है। क्योंकि हम लोग मूल रूप से ये मान लेते हैं कि जो काले हैं वो बुरे विचारों वाले लोग होते हैं, गलत गतिविधियों में लिप्त होते हैं। जैसे इन अफ्रीकी लोगों के बारे में ये आम धारणा बना दी गई है कि ये क्राइम में लिप्त होते हैं या ड्रग्स में लिप्त होते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि ये सरासर झूठ है और ये हमने अपने दिमाग पे बना लिया है। असल में क्या है कि भारत में रंग भेद और नस्लवाद दोनों मिला हुआ है। ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। मसलन इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि काले तो सीधे सीधे तौर पर निशाने पे आ जाते हैं, लेकिन जो दूसरी नस्लों के लोग हैं, मसलन आप देखिए कि जो पूर्वोत्तर के लोग हैं, जो थोड़ा अलग शारीरिक बनावट के लोग हैं, आंखें छोटी होती हैं, कद छोटा होता है या जो भी है, इसको लेकर हमारे जो उत्तर भारत में ख़ास तौर पर एक तरह की हिंसा और नफ़रत का भाव है। और उनके प्रति आपने देखा होगा कि अक्सर क्राइम होते रहते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन पर फफ्तियाँ कसी जाती हैं। दिल्ली और बेंगलुरु में कई घटनाएं हुई हैं, ये रिपोर्ट हुई हैं। इसके बाद सरकार ने इसको लेकर कानून भी बनाया है। अब सोचिए कि पूर्वोत्तर के लोगों को लेकर इस तरह से इसी देश के अंदर भेदभाव होता है, नस्ली भेदभाव। यहाँ तक कि उनको चीनी और देशद्रोही भी कह दिया जाता है। अभी जब कोरोना की क्राइसिस आई, कोरोना संक्रमण फैलने लगा, तो आपको एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति जम्मू में शायद एक लद्दाखी युवक को कह रहा है कोरोना लाने वाले चीनी। अब चूँकि लद्दाखी भी चीनियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इतनी विविधताएं हैं कि उनको आप अगर उत्तर भारतीय मानदंडों के हिसाब से देखेंगे तो फिर वो कई टुकड़ों में बँट जाता है। तो ये एक जो हमारी नस्लवादी मानसिकता है वो इस तरह से इन चीज़ों को देखती है।
पिछले कुछ वर्षों में नस्लवाद में एक और आयाम जुड़ गया है और ये है धर्म का आयाम। धर्म और सो कॉल्ड राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद, अंध राष्ट्रवाद, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही हिंसक रूप उसने ले लिया है। इसमें उग्र हिंदू नस्लवादी मुसलमानों पर हमले करने लगे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग हुई है, उनके खिलाफ सुनियोजित ढंग से दंगे कराए गए हैं और उनको बदनाम करने की कोशिशें भी होती रही हैं। आपको याद होगा कि एक जुमला आया था, रामजादे बनाम हरामजादे। अब ये पूरा नस्लवादी जुमला था। रामजादे कहना मतलब जो राम को मानते हैं और हरामजादे जो नहीं मानते हैं। तो ये एक नस्लवादी सोच था और उससे पता चलता है कि वो दूसरे धर्मों के प्रति कितनी नफ़रत या दूसरे नस्लों के प्रति किस तरह की नफ़रत। बाबर की औलाद, ये भी इसी तरह का एक नस्लवादी जुमला है। इसमें मीडिया की भूमिका तो रही ही है, मगर सरकारें और पुलिस भी शामिल रही हैं इस पूरे वातावरण को बनाने में, इस तरह के नस्लवाद को उभारने में, फैलाने में। दिल्ली दंगों की जांच को जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है वो भी इसका उदाहरण है कि किस तरह से सत्ता और प्रशासन और पुलिस उसमें शामिल है। अब ये जो सोनिया गांधी को लेकर बीच बीच में इस तरह का उठता रहता है कि वो विदेशी हैं, दरअसल वो भी एक नस्लवादी धारणा है, सोच है कि एक महिला जो आकर यहाँ इतने सालों से रह रही है, इस समाज में घुल मिल गई है, इसके लिए काम कर रही है, लेकिन उसका जो समाज है, जो हिंदुत्ववादी समाज है, जो नस्लवादी सोच है, वो उनको अभी भी उसी तरह से देखता है। और आप देखिए कि उनको छोड़ दीजिए, जिस तरह से अर्णब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में पालघर वाले एपिसोड को कवर किया था, उसकी एंकरिंग की थी, उसमें भी वो नस्लवाद साफ साफ दिख रहा था। दरअसल हमारे देश में नस्लवाद का जो रिश्ता है वो और भी गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि जाति व्यवस्था से जुड़ जाता है। हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था है वो बहुत ही आपराधिक है, बहुत ही निर्मम है, बहुत ही आतताई है, अत्याचारी है, दमनकारी है, और ये दुनिया में कहीं और नहीं है। ये हिंदुस्तान में है, हिंदू समाज की देन है, और धीरे धीरे हिंदुस्तान में रहने वाले दूसरे धर्मों में भी इसने पैठ बना ली है। उनमें भी जातियाँ पैदा हुई, चाहे वो इस्लाम हो और चाहे वो ईसाईयत हो, उनमें भी ये जातिवाद पैठ चुका है। अब ये हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है और निचली जातियों के प्रति इस जाति व्यवस्था में बहुत निर्ममता है। ये बिल्कुल बहुत पूरी तरह से पक्षपाती है, और ये उतनी ही पक्षपाती, उतनी ही निर्मम, उतनी ही हिंसक है जितना अमेरिका का रंग भेद। अक्सर ऊंची जातियों में आपने देखा होगा कि जब आरक्षण का सवाल उठता है तो ऊंची जाति के लोग किस तरह से कमेंट करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, और जो आरक्षण के जरिए छात्र छात्रा शिक्षा में या कहीं पेशे में जाते हैं तो उनके साथ भी ये ऊंची जाति के लोग इसी तरह से व्यवहार करते हैं, उनको हीन भावना से देखते हैं, उन पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, फप्तियां करते हैं। अब इसी का नतीजा था कि राहुल वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी। एम्स में डॉक्टर ने आत्महत्या की, और ऐसी आत्महत्याओं की एक लंबी सूची है जो कि ऊंची जातियों द्वारा प्रताड़ित होने की वजह से की गई, और कई हत्याएं भी की गई। और आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें दलितों को, गुजरात का वीडियो याद कीजिए, किस बुरी तरह से पीटा गया था। इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मॉब लिंचिंग के वीडियो मिल जाएंगे। तो ये एक ऊंची जाति का, जाति व्यवस्था का, नस्लवाद का और रंग भेद का ये एक मिला जुला खेल हमारे हिंदुस्तान में देखा जा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो भारत में 65% हेट क्राइम है वो दलितों के खिलाफ होते हैं। ये दलित मतलब नीची जाति, मतलब एक अलग नस्ल, उस तरह से नहीं, लेकिन एक नस्ल के अंदर अलग नस्ल बना दी गई है और उनको टारगेट किया जाता है। और उसके बाद नंबर आता है मुसलमानों का, तो मुसलमानों को भी उसी तरह से टारगेट किया जाता है जिस तरह हेट क्राइम के मामले में। और पिछले कुछ वर्षों से दलितों में पे अत्याचार बढ़े हैं। जब से ये हिंदुत्ववादी ताकतें सत्ता में आई हैं, वो दरअसल मुख्य रूप से जो ऊंची जातियां हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो एम्पावर्ड हुई हैं, वो पावरफुल हुई हैं, और वो उस ताकत का इस्तेमाल नीची जाति, छोटी जातियों पर करती हैं। कहने का मतलब ये है कि अमेरिकी समाज में अभी जो उथल पुथल मची है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उससे हमें जुड़ना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन उस समय जुड़ते हुए उसे दूर से तटस्थ भाव से नहीं देखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे समाज में इस तरह की जो
विडंबनाएं, विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं, उनको भी दूर होना चाहिए। उनके खिलाफ भी हमारे अंदर इसी तरह का गुस्सा पैदा होना चाहिए। उसी तरह से हम इनके खिलाफ भी लड़ें और ये इनकी वजहों से जो लोग, जिनका दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, जिनको अपमानित किया जाता है, जिनके प्रति हिंसा का व्यवहार होता है, उनको रोकने के लिए भी उसी तरह से प्रयास करें। अन्यथा ये पूरा का पूरा एक पाखंड है, एक ढोंग है जो हम अपने को सांत्वना देने के लिए कर सकते हैं, हम अपने को खुश करने के लिए कर सकते हैं कि अमेरिका में ये हो रहा है, हमारे यहाँ इस तरह का नहीं होता है। वो ऐसी बात नहीं है। हम कम जागरूक हैं अपने समाज के बारे में, अपने समाज को कम समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा महसूस करते हैं, या हमने उस तरह से अपने यहाँ जो लोग हैं उनकी पीड़ा को देखा नहीं है, झेला नहीं है, भोगा नहीं है, इसलिए हम इतनी तटस्थता के भाव से इसी समाज में रहते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो कथा। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी विषय था जो आपसे डिस्कस करना चाहिए था। उम्मीद है कि आपको भी इसका जो महत्व है और इसका जो आज की प्रासंगिकता है वो आपको महसूस हो रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जाते जाते एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिएगा और जो भी आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से भुगतान कीजिएगा। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।